सेहत को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि सेहत अच्छी बनाई जा सकती है, ये खुद ब खुद नहीं बनती। और आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बहुत ही कॉमन गलतियों के ऊपर बात करूँगा, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती रहती है और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आपके लिए ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूँगा, ये ऑब्वियसली किसी डॉक्टर से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। डॉक्टर आपके जो भी बीमारी का सिम्पटम है उसको एक नाम देंगे, उसे कोई ना कोई बीमारी बताएँगे और उसके अगेंस्ट आपको दवाई बता देंगे कि ये लेनी है। तो जो बेहतर ये होता है कि हमें रूट कॉज़ के ऊपर काम करना चाहिए। जितनी भी डाइट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जितने भी आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, उनका हल दवाई नहीं है। क्योंकि हम ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए सारी उम्र दवाइयाँ लेते रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि हम जड़ के ऊपर काम नहीं कर रहे, जिस वजह से वो एक सिम्पटम आया उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, जिससे हमारी सेहत ठीक हो सके, जो डाइट से रिलेटेड हमारी बीमारियाँ हैं, वो ठीक हो सकें। तो जो बहुत कॉमन हेल्थ मिस्टेक्स हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि हम एक ऐसे बंदे से एडवाइस ले रहे होते हैं, एक ऐसे बंदे से अपना प्रॉब्लम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसको उसका कोई नॉलेज नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं, जी फलां बंदे ने कहा आप ये खा रहे हो, उससे तो ये हो जाएगा, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उससे तो आपकी सेहत ख़राब होगी, जिस्म में गर्मी हो जाएगी, फ़लाँ एक्सरसाइज़ कर रहे हो, उस फ़लाँ एक्सरसाइज़ से तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि जो बंदा आपसे ये बात कर रहा था, जिसने आपको ये कहा है, वो खुद क्या करते हैं? एक तो पहले उनकी अपनी हेल्थ क्या थी? क्या उनका पेट निकला हुआ था या नहीं निकला हुआ था? नंबर 2, उनके पास क्या डिग्री थी, क्या सर्टिफ़िकेशन थी जिसकी बेस पे वो बात कर रहे हैं? जवाब मुझे क्या आता है? बस जी वो कहते हैं हमने ऐसा सुना हुआ है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि अपना मसला ऐसे बंदे के साथ डिस्कस करना जो उसमें एक्सपर्ट ही ना हो, जिसमें उसका कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, और ये सिर्फ़ हेल्थ को लेके नहीं, ज़िंदगी के हर मामले में हम ऐसे ही करते हैं। तो ये गलती आपने हेल्थ के मामले में नहीं करनी। नंबर 2, अगर आपको कोई सिम्पटम के अगेंस्ट कोई चीज़ बताई जा रही है और आपको लगता है कि वो नहीं है, तो उसको भी फ़ौरन एक्सेप्ट ना करें। मिसाल के तौर पे अभी कल मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मेरा टेस्टोस्टेरोन तो ठीक है, मेरा मसल बिल्ड हो रहा है, मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, लेकिन मुझे फ़लाँ डॉक्टर के पास मैं गया हूँ, तो उसने मुझे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के तौर पे ये मेडिसिन दी है कि आप ये लें, आपका टेस्टोस्टेरोन कम लगता है। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो यही बात हुई कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम में रिजल्ट मिल रहा है, हमारा मसल बिल्ड हो रहा है, बॉडी शेप में आ रही है, इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन ठीक है। तो जब मैंने उनको कहा जी आप टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा लें, उन्होंने टेस्ट करवाया और अभी जब रिपोर्ट मेरे पास आई तो पता लगा कि जी टेस्टोस्टेरोन तो हायर एंड पे है, यानी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल ठीक बना रही है। तो अब ये अच्छी बात उन क्लाइंट के अंदर ये थी कि उन्होंने सिर्फ उस डायग्नोसिस को लिया नहीं, कि उनको कहा गया कि जी ये आप मेडिसिन लें, आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस किया कि टेस्टोस्टेरोन कैसे कम हो सकता है? मेरे तो मसल्स डेवलप हो रहे हैं। और ऐसे ही एक मेरे बाहर के क्लाइंट हैं, उनको डॉक्टर ने कहा जी कोलेस्ट्रॉल की आपने टैबलेट लेनी है, क्योंकि जो रूटीन के उनके ब्लड टेस्ट हुए, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था। मैंने कहा जी टेस्टोस्टेरोन सॉरी जो कोलेस्ट्रॉल में उसमें ट्राइग्लिसराइड्स आपके ठीक हैं, एचडीएल आपका ठीक है, तो आपको मेडिसिन क्यों लेनी है? और मेरे क्लाइंट ने कहा कि मेरे माइंड में भी यही बात आई थी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल तो मैटर नहीं करता, आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम होने चाहिए, आपका एचडीएल ऑप्टिमम होना चाहिए, तो आपके कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको ऐसी कोई बीमारी कोई कहे कि आपको ये बीमारी है और आपको फ़ौरन डाउट हो कि ये मुझे कैसे हो सकता है, तो उस पे थोड़ा-सा वर्क करें, फ़ौरन उसको एक्सेप्ट ना करें। और फिर कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो डाइटरी है, चाहे वो मेडिसिन है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस एक ख़ास बीमारी को ख़त्म करने के चक्कर में हम और बीमारियाँ ना लगवा लें, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसा बहुत सी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो गलती हम करते हैं कि अगर हमें डाउट हुआ है कि हमें फ़लाँ जगह पे पेन हुई है, तो ये फ़लाँ बीमारी की अलामत है, हम फ़ौरन स्ट्रेस में आ जाएँगे। और हम कहेंगे ये तो हम ठीक ही नहीं हो सकते। वो जो एक्सेसिव स्ट्रेस है, वो हमारी सेहत को ठीक करने की बजाय और ख़राब करता है। ना सिर्फ़ ये कि वो जो एक एलिमेंट हमें बीमारी वाला फ़ील हो रहा था, उसके अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स हमें फ़ील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, कि हर चीज़ का एक हल है, और ख़ास तौर पे जो डाइटरी डिज़ीज़ेज़ होती हैं, वो कोई जानलेवा नहीं होती। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ी-सी चेंजेज़ करनी है, अपनी डाइट को थोड़ा-सा ठीक करना है और आप उस बीमारी से, उस सिम्पटम से जान छुड़ा सकेंगे। अब बात करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमें चाहिए।
जो सबसे ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो हमें विटामिन डी चाहिए। हमारे जिस्म में 20,000 से 25,000 के करीब जीन्स होते हैं। जो हमारे जेनेटिक्स हैं उनमें 20 से 25,000 जीन्स होते हैं और 10% उनमें जो जीन्स हैं उन पे विटामिन डी असरअंदाज होता है। और उन जीन्स को सही तरह से काम करवाने के लिए, उनको सही रखने के लिए हमें 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, इवन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के भी लेने पड़ते हैं ताकि हमारे जिस्म में विटामिन डी के लेवल सही रहें। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो रखना है वो विटामिन डी के ऊपर रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी पूरा होना चाहिए। उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद टेस्ट करवाते रहें, साथ-साथ उसका सप्लीमेंट लेते रहें ताकि आपको पता लगता रहे कि उसके लेवल्स क्या हैं। क्योंकि जब विटामिन डी हमारे जिस्म में ठीक होगा तो आप समझें कि हमारे जेनेटिक्स सही तरीके से काम करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। विटामिन डी की तरह हमारे जिस्म में मैग्नीशियम भी इंतहाई कम होता है। 99% लोगों के अंदर ये कमी ही होगी मैग्नीशियम की और विटामिन डी की। हमने अपनी एनर्जी बॉडी ने बनानी है, बॉडी ने अपने मसल्स को ठीक रखना है, हार्ट की बीमारियों से बचना है, मसल्स को बेहतर रखना है, तो मसल पेन से जान छुड़ानी है तो मैग्नीशियम ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम हमारे जिस्म में आता जा रहा है और हमारे जिस्म में विटामिन डी और मैग्नीशियम कम है, तो कैल्शियम हमारी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है और उससे ये फिर हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। इसलिए विटामिन डी की तरह मैग्नीशियम को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। 500 मिलीग्राम डेली बेसिस पे आप इसको अपनी डाइट में रखें। नंबर 3 पे ट्रेस मिनरल है जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके बहुत से हार्मोन्स बनाने के लिए, ख़ासतौर पे टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, मर्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक। खैर औरतों के लिए भी है लेकिन मर्दों के लिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। और ये तीनों जो सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं इकट्ठे। आप विटामिन डी लेते रहेंगे और आपके जैसे मैग्नीशियम और जिंक कम होगा तो विटामिन डी काम नहीं कर सकेगा। ये तीनों मिल के काम करते हैं, तब हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती है। और कुछ गलतियां जो हम सप्लीमेंट्स को लेके करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सप्लीमेंट्स मेडिसिन है और ये कुछ स्टीरॉइड्स टाइप हैं या कोई मेडिसिन है, जबकि ये गलत बात है। ये ना ये स्टीरॉइड्स हैं, ना ये मेडिसिन है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। इनके अंदर वो विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमें खुराक के ज़रिए हासिल होने चाहिए, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हमें इनको सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप इनको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपके जिस्म में ना ज़रूरत हो और आप इस्तेमाल करते जाएँ। तो जो बेस्ट अप्रोच वो है कि आपको मल्टीविटामिन एक अच्छा रखना है जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो एक मुनासिब मिकदार में मिल जाएँ। विटामिन डी को, मैग्नीशियम को, ओमेगा 3 फिश ऑयल को, इन लोगों को, इनको पूरा करने के लिए आपको अलग से इनकी डोज़ देनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीविटामिन्स के अंदर वो नहीं आते, उतनी डोज़ नहीं आती। फिर जो कैल्शियम, जिससे कैल्शियम सप्लीमेंट लिया जाता है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया, तो उसके साथ हम विटामिन डी का, विटामिन के का, मैग्नीशियम का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से फिर हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सप्लीमेंट्स को एक तो ये बिल्कुल नहीं समझना कि वो मेडिसिन है, और दूसरा ये नहीं कि आप एक सप्लीमेंट बेतहाशा इस्तेमाल करते जा रहे हैं और वो डिपॉजिट होता जा रहा है, वो सही अपनी जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा जहाँ पे बॉडी में पहुंच चाहिए। जैसे आप कैल्शियम लेते हैं तो जो कैल्शियम हमारे खून में आती है, तो वहाँ से मैग्नीशियम और जो आपका विटामिन डी है उसने उसको अपनी केमिकल बॉन्डिंग करनी है कैल्शियम के साथ और उसको हड्डियों तक लेके जाना है। लेकिन अगर विटामिन डी या मैग्नीशियम आपका जिस्म में कम होगा तो कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंच सकेगा, वो खून में ही गर्दिश करता रहेगा, खून की नाली में, वहीं पे वो जमना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। और अक्सर आपने हार्ट स्टंट का सुना होगा, जो स्टंट डला है वो इसीलिए डला है कि वो ब्लॉकेज हुई है। वो ब्लॉकेज किस चीज़ की है? वो कैल्शियम की ब्लॉकेज होती है। दूसरी हम गलती ये करते हैं कि हम नमक लेना छोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम हमारी बॉडी के लिए। हमारे सेल को सही तरीके से काम करने के लिए सोडियम की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन से उस वक्त तक पास नहीं होगी, अच्छी हेल्दी चीज़, और ख़राब चीज़ सेल उस वक्त तक सेल मेम्ब्रेन से वापस बाहर ब्लड में नहीं फेंकेगा जब तक हमारे जिस्म में सोडियम नहीं होगा। और अगर किसी को सॉल्ट के साथ सेंसिटिविटी है, जैसे किसी को लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो बेसिकली सॉल्ट का इशू नहीं है, उसके जिस्म में पोटेशियम की कमी है। तो सॉल्ट और पोटेशियम मिलके काम करते हैं। तो अगर आपको इशू हो रहा है ब्लड प्रेशर का, तो नमक नहीं छोड़ना, आपको पोटेशियम बढ़ाना है। 4700 मिलीग्राम के करीब पोटेशियम डेली बेसिस पे लेना है आपको। आपको किसी किस्म का ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होगा। हम अपने ब्लड प्रेशर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम नमक देते हैं, और नमक में आपको टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना, पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट यूज़ करना है। 84 मिनरल्स हैं जो आपका पिंक सॉल्ट है उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने में मदद देते हैं। तो इसलिए ये गलती भी नहीं करनी कि नमक छोड़ देना है। ख़ास तौर पे जो लोग डाइट पे आते हैं उनका नमक छुड़वाया जाता है, गलत बात है। थोड़ा-सा इसको स्टडी करें, गूगल करें, ऑथेंटिक स्टडीज़ को पढ़ें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये सॉल्ट, सोडियम, ख़ास तौर पे पिंक सॉल्ट
या जो सी सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट की बात नहीं मैं कर रहा, वो हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। हम ख़वातीन की बात करें तो जिन ख़वातीन को मेनोपॉज़ का इश्यू होता है, उनके लिए बहुत सी चेंजेस उनकी बॉडी में आ रही होती हैं। तो उसमें डाइट क्या करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल जिससे बनता है वो डाइट लेनी है, जब आप मेनोपॉज़ वाली स्टेज पे हों। अब उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारे हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये कम होते जाते हैं जिस्म में। जब ये कम होते जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, क्योंकि ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। तो अब आप अगर अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल को ऐड नहीं करेंगे, यानी उन खानों को ऐड नहीं करेंगे जिनसे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि एक तो जिस्म के अंदर वैसे ही जो मौजूदा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है, ऊपर से डाइट में ना होने की वजह से वो मज़ीद तेज़ी से कम हो रहा है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन्स के लिए ज़रूरी है, हमारे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, दिमाग को सही तरह से काम चलाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इस स्टेज से गुज़र रही हैं, तो आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसे खानों को लेके आना है जिनसे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और जो उसकी सोर्स है वो आपकी फ़िश है, एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से आपको जो खाने हैं, यहाँ से आपके जिस्म के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ डाइटरी मिस्टेक्स की। अगर हमें अपना वज़न कम करना है, या कोई कह रहा है कि सेहत ख़राब हो रही है तो यार डाइट शाइट करो, तो फ़ौरन बात क्या करते हैं, हम खाना-पीना आधा कर देते हैं। अब खाना-पीना आधा करने से क्या मुराद है कि अगर हम 2 रोटियाँ खा रहे हैं तो 1 रोटी कर लेते हैं, 1 रोटी खा रहे हैं तो आधी कर लेते हैं, लेकिन रोटी रखते हैं। यानी हमारा कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं है अपनी बॉडी को फ़ीड करने के लिए, उसको खुराक सही देने के लिए। हम ये समझते हैं कि भूखा रहेंगे, खाना-पीना कम कर देंगे तो वज़न कम होगा। वज़न कम तो होगा, लेकिन उसके साथ बीमारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सी चीज़ों का एक मिक्सचर है जिससे मिल के काम करती है। तो आपने अपनी डाइट में ध्यान रखना है कि आपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, प्रोटीन और फैट्स को कम नहीं होने देना, विटामिन्स को कम होने नहीं देना। अब आप एक मिसाल के तौर पे ये देखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन क्या करती है कि आप खाना खाते हैं, आप अपनी ब्लड ग्लूकोज़ को चेक करते हैं, आपकी ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ी होती है, आप टैबलेट खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज़ नीचे आ जाती है, आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी जेब में, मैंने बहुत से डायबिटिक पेशेंट देखे जिन्होंने जेब में कोई ना कोई स्वीट्स रखी होती हैं, कोई टॉफ़ी रखी होगी, कुछ मीठा रखा होता है कि जी कोई पता नहीं किस वक़्त मेरी ब्लड ग्लूकोज़ नीचे आ जाए, डाउन हो जाए, तो मुझे कुछ ना कुछ मीठा खाना है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वो कौन-सी चीज़ है जो आपकी ब्लड ग्लूकोज़ को कम कर रही है? मेडिसिन। इसका मतलब है कि वो मेडिसिन जो असर कर रही है, या अगर आप लो कार्ब डाइट पे हैं, तो वो ही आपके ब्लड ग्लूकोज़ कम करेगी। तो मेडिसिन क्या कर रही है कि वो आपकी ग्लूकोज़ को कम कर रही है। तो वो ग्लूकोज़ कम होने से आपको मज़ीद ग्लूकोज़ लेनी पड़ती है उस लेवल को पूरा रखने के लिए, यानी वो लेवल से और नीचे चली जाती है। तो आप उस मीठी चीज़ को रखने की बजाय मेडिसिन को कम क्यों नहीं कर देते? आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक चीज़ है जो मेरे ब्लड ग्लूकोज़ को कम कर रही है, अगर मैं उस चीज़ को कम लेना शुरू करूँ, उसका कम असर होगा, तो जो मेरे ब्लड ग्लूकोज़ के लेवल्स हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएँगे। इसीलिए जब कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम कहते हैं कि बाहर से शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स की जो इनटेक है, उसको रोकना है। क्यों? क्योंकि जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत शुगर है। पहले जिस्म को उसको इस्तेमाल कर लेने दें, उसके बाद फिर हम देखेंगे जितनी हमें ग्लूकोज़ और कार्ब्स चाहिए होंगे, हम उतनी ऐड करेंगे। तो बजाय से कि आप दवाइयों पे जाएँ या आप कोई मीठी चीज़ रखें ब्लड ग्लूकोज़ डाउन होने का इंतज़ार करने के लिए, आपको अपनी डाइट को ठीक करना है, उसके अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, ताकि ना ही बाहर से आपको एक्स्ट्रा शुगर मिले, और जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखा हुआ है, एक्स्ट्रा एनर्जी के तौर पे वो ग्लूकोज़ इस्तेमाल हो रही है, तो ब्लड में से उसके ग्लूकोज़ के लेवल्स कम हो जाएँगे और डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। गलती ये करते हैं कि एक तो हम सारी ज़िंदगी प्रोटीन की तरफ ध्यान नहीं रखते कि हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन कितनी है। दूसरा, जैसे ही डाइट पे आने का सोचते हैं, सेहत को ठीक करने का सोचते हैं, तो जो रही सही प्रोटीन है वो भी लेना ही बंद कर देते हैं। हमारी जो जो खाना है, उसमें जो मैक्रोज़ हैं वो 3 तरह के होते हैं: प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी माइक्रो है। उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म तकरीबन प्रोटीन से बना है। ये नहीं कि सिर्फ़ आपके मसल्स और बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ को चाहिए। आपके जितने भी आपके एंटीबॉडीज़ हैं, आपका इम्यून सिस्टम है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सब प्रोटीन है एक तरह से। तो अब आप खुद सोचें कि आपके जिस्म में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने मसल्स हैं, कितने कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज़ हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन सबको प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हैं और हम यही नहीं ले रहे होते। यही एक बहुत बड़ी गलती है डाइटरी जो हम करते हैं, जिस वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है। सोर्सेज़ इसके अंडे हैं, चिकन, बीफ, मटन, फिश। जब हम
30 साल से ऊपर जाते हैं तो आप एक बात ज़हन में रखें कि एनुअल बेसिस पे हमारा मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है, हमारे मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन को बढ़ाना है। तो हमें अपने हर मील में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखनी है, एक अच्छी मिकदार में प्रोटीन रखनी है हर मील में। ये नहीं कि आपने सुबह अंडे खा लिए और उसके बाद आप कह रहे हैं ठीक है दोपहर में मैं कोई दाल चावल खा लूँगा या मैं सिर्फ सलाद ले लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर मील में प्रोटीन सोर्स रखनी है और अपनी प्रोटीन की तरफ बहुत ध्यान देना है, ख़ास तौर पे जब आप 30 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। तीसरी गलती है कि हम थोड़ी-थोड़ी देर बाद खाते हैं। फ्रीक्वेंट जो मील्स हैं वो 3 से 4 मील्स यानी 3 मील्स हों, एक आपका हल्का-सा स्नैक हो, ये इनफ है। डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी कैलोरीज़ पे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका गोल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं या सिर्फ़ अपनी सेहत को ठीक रखना है, आपने नॉर्मल रखना है। तो उसके लिए भी आपको मील्स कम से कम लेना है। हम जब भी खाना खाते हैं हमारी इंसुलिन स्पाइक करती है। इंसुलिन का बड़ा होना बहुत सी क्रॉनिक बीमारियों की वजह है, ना सिर्फ ये डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या ये यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल इसके लिए नहीं है। बहुत सी क्रॉनिक बीमारियों की वजह जिस्म में इंसुलिन का हर वक़्त बढ़े रहना है। तो जब हम अपने एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान गैप देते हैं तो इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल होते हैं। जब वो नॉर्मल होंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। इसलिए कोशिश करें कि आपके मील्स कम से कम हो और मील्स के दरमियान गैप भी ज़्यादा हो। आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी गट हेल्थ। गट क्या है? गट स्टमक, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन और कोलन, ये मिलके इन जो जो एक सिस्टम है उसको हम गट कहते हैं। काम इसका क्या है? ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जिस्म के अंदर जो वेस्ट होता है उसको जिस्म से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके बगैर हमारी बॉडी काम ही नहीं कर सकती, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। यानी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। करता कौन है? हमारे गट के अंदर होते हैं जिनको माइक्रोब्स कहते हैं। ये बैक्टीरियाज़ हैं, ये हज़ारों की तादाद में बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो कि मिलके ये सारा काम करते हैं। अब ना सिर्फ ये कि ये काम करते हैं बल्कि ये बहुत से विटामिन्स बनाने में भी मदद करते हैं, ये कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, ये अच्छी नींद के लाने में मदद करते हैं और हम इन माइक्रोब्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। कैसे? कि हमें इनकी हेल्थ का, अपने गट को सही रखने का बिल्कुल ध्यान नहीं होता और उसकी वजह वही है जो हमारी ख़राब खुराक है, क्योंकि जो खुराक सही नहीं होगी तो उससे ये जो हमारे जो माइक्रोब्स हैं ये डिस्टर्ब होंगे। नंबर 2 मेडिसिन्स। ज़रा कोई बात हुई है हम फ़ौरन एंटीबायोटिक्स पे आ जाते हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब आप एक इमेजिन करें कि हमारे जिस्म का एक फ़ंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट फ़ंक्शन है कि हम जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना है। उस डाइजेशन में से जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स निकलेंगे उनको जिस्म के अंदर एब्ज़ॉर्ब करना है ताकि हम अच्छी तरह से सेहत पकड़ सकें, हमारी बॉडी सही ग्रो कर सके, हड्डियाँ सही ग्रो कर सकें। और जितना वेस्ट है, जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है, उसको हमारे जिस्म से ख़ारिज भी करना है। और बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर्स उसको बच्चों को एंटीबायोटिक्स किसी भी छोटी मसले पे भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बिल्कुल नहीं देते और वो कहते हैं जी जो ये फ़लाँ-फ़लाँ एक टोटका है इससे काम कर लें, घर का एक कोई तरीका है उससे कर लें या इसको टाइम दें, ये ब बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद स्ट्रॉन्ग हो और ये उसको कवर करे, एंटीबायोटिक हमने नहीं देनी। और उसकी वजह ये है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो जो माइक्रोब्स हैं, वो एंटीबायोटिक उन माइक्रोब्स को मारती है, कम करती है और वो माइक्रोब्स कभी भी दोबारा उस अमाउंट में, उन नंबर्स में वापस नहीं आ सकते। ये बिल्कुल गलत बात है कि लेट्स से एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 1000 माइक्रोब्स हैं और आप कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं और 200 माइक्रोब्स मार दिए हैं, फिर आप सारी ज़िंदगी 800 पे ही हैं। वो माइक्रोब्स बढ़ नहीं सकते। तो अब आप ये सोचें कि अगर आपने छोटे बच्चे को वो एंटीबायोटिक्स दी हैं, जहाँ पे उसको माइक्रोब्स की बहुत ज़रूरत थी ताकि उसकी बॉडी सही ग्रो कर सके और वहाँ से एंटीबायोटिक्स ने माइक्रोब्स के नंबर्स को इफ़ेक्ट किया है, तो बाकी सारी ज़िंदगी बॉडी सही ग्रो कैसे करेगी? और बड़ों के साथ भी ऐसे ही है, हमारे माइक्रोब्स कम होते जाएँगे, तो हम खाना सही डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे, वेस्ट सही तरह से बॉडी से निकलेगा नहीं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी गट हेल्थ का सही होना और इस पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं है। तो इनको हेल्दी रखने के लिए डाइटरी सोर्सेज़ हैं जिससे माइक्रोब्स हमारे वो हेल्दी रहते हैं और सही तरह से फंक्शन करते रहते हैं। और प्रोबायोटिक्स, किसी भी अच्छी कंपनी के प्रोबायोटिक्स आप डेली बेसिस पे लेना शुरू करें, उससे भी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमारा फोकस बहुत कम होता है। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी-सी लंबी वीडियो है लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जाएँ ताकि आप इनको ज़हन में रखें। सेहत अभी से कम उम्र है, अच्छी रहेगी सारी ज़िंदगी, 50 से ऊपर हो गए हैं, इन स्टेप्स पे अमल करें, सेहत अभी भी अपनी बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनका फ़ायदा हो। मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।